अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज के हमारे मेहमान हम्माद अत्तर भाई हैं। ही इज़ ऑल्सो अ फास्ट ग्रेजुएट एंड राइट नाउ ही इज़ अ रिसर्च साइंटिस्ट एट मेटा। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हम्माद भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड टेकिंग आउट द टाइम अपने बिजी शेड्यूल में से हमसे बात करने के लिए। हाउ आर यू? जी वालेकुम अस्सलाम Azan. I'm good. Thank you for having me on the show and excited to talk to you as well. इंटरेस्टिंग। हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ वाज योर अर्ली लाइफ लाइक बिफोर कमिंग टू द यूनिवर्सिटी, हाउ वाज योर एजुकेशन लाइक एंड क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस के अंदर काम कर रहे हैं, आप रिसर्च के अंदर काम कर रहे हैं, तो आई वुड लाइक Mhm. यू टू पुट स्पॉटलाइट ऑन योर अर्ली इंटरेक्शन विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टफ, मैथ्स एंड प्रोग्रामिंग और वो सब चीज़ें। तो या Yeah, I can start with my early education. So my father was in the army, so I was in different schools all over the country for a very long time. And initially, I was like pretty good at maths and stuff. I didn't have a lot of interaction with computers as such during my early education, but I was really into maths and problem solving from like an early age. And then I started like experimenting and working with computers in college, like when I was doing my FSC. And from there, I decided that I will be pursuing like formal education or like an undergrad in computer science as well. And then, when I was looking for universities, I applied to multiple universities for CS. I applied to FAST, then I also applied to LUMS. I couldn't get into LUMS because of the entry test and so, but then I came to FAST and yeah, spent 4 years at FAST, then did some research in Pakistan at LUMS, and then went for grad school in the US, where I got my PhD from the University of Oregon. ओके, सो लेट्स जंप इनटू द चैप्टर ऑफ द फास्ट। उस वक्त फास्ट की लाइफ किस तरह से थी एंड हाउ वाज द फास्ट एट दैट टाइम, द टीचर्स यू रिमेंबर और द रगड़ा यू रिमेंबर और एनी स्टफ यू वांट टू शेयर फ्रॉम द चैप्टर ऑफ फास्ट। ओके, मुझे अभी का तो नहीं पता अभी कैसी लाइफ है, बट फास्ट जब मैं गया था तो हमेशा से फास्ट फेमस थी इस चीज़ के लिए कि फास्ट में जीपीए नहीं मिलता, और एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टूडेंट्स या सेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको फेल करना होता है हर सेमेस्टर में। तो आई एम नॉट श्योर अभी भी ऐसे है या नहीं, लेकिन तब तो ऐसे ही था और जीपीए लेना बहुत ही मुश्किल था। और मुझे ये अंदाज़ा तब हुआ जब मैं लम्स में गया फॉर लाइक रिसर्च। तो मेरा वहाँ पे जब लम्स के अंडरग्रेड स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वहाँ लम्स में और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में जीपीए लेना इज़ मच ईज़ियर देन फास्ट। और इसकी वजह से फास्ट के मुझे लगता है स्टूडेंट्स एक स्लाइट डिसएडवांटेज पे भी होते हैं, बिकॉज़ दे डोंट हैव हायर जीपीएस इवन दो दे आर एज़ स्किलफुल एज़ अदर स्टूडेंट्स, बट उनका जीपीए कम होता है। और अगर आपने बाहर पढ़ने जाना है फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको हर्ट कर सकती है अगर आपका जीपीए कम है। तो ये तो था हमेशा से फास्ट में कि जीपीए नहीं मिलता था। बाकी एज़ सच मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड नहीं था फास्ट के टाइम पे, क्योंकि एक तो टाइम भी नहीं होता था, और मैं बाकी चीज़ों पे भी फ़ोकस कर रहा होता था, जैसे फ्रीलांसिंग और इन चीज़ों पे। तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बाकी चीज़ों में नहीं गुज़रा। बट मैंने सॉफ्टेक आई एम नॉट श्योर सॉफ्टेक अभी होता है या नहीं, बट मैंने सॉफ्टेक में 2-3 दफ़ा पार्टिसिपेट किया था। एक दफ़ा एज़ अ स्टूडेंट वॉलंटियर, फिर एक दफ़ा मैंने अपना एफआईपी भी डेमो किया था सॉफ्टेक में। तो ये मुझे याद है फास्ट के टाइम से। अभी आई एम जस्ट क्यूरियस हाउ इज़ इट लाइक नाउ इन फास्ट? अभी तो मैं चूँकि इस्लामाबाद कैंपस में होता हूँ और बाकी ओके, सॉफ्टवेयर की जो आप बात कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। मेरा ख़्याल है आपके टाइम पे भी हल्ला गुल्ला लगता होगा, तो अब तो मेरा ख़्याल है उससे ऐसे ही कहीं था, ज़्यादा हाँ। है। तो अच्छा, फास्ट के चैप्टर में थोड़ा सा हम मज़ीद जाते हैं। तो ये बताएं थोड़ा सा कि लाइक हाउ वर यू एज अ स्टूडेंट, क्या आपका जीपीए आ जाता था? लाइक इफ आ जाता था तो फिर आपकी क्या ट्रिक्स होती थी, किस तरह से पढ़ते थे, वो सब करते थे? तो यार बताएं थोड़ा सा। ये फास्ट में जीपीए मेरा बहुत ज़्यादा नहीं था, और उसकी एक मेजर रीज़न पहले तो मेरा पहला साल थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैं थोड़ा-सा यूनिवर्सिटीज़ भी स्विच करना चाह रहा था उस टाइम पे, लेकिन मेरा पहला साल थोड़ा मुश्किल था, और उसके बाद मैंने जीपीए अपना काफ़ी उठा लिया था। और उसकी मेजर जो जीपीए मेंटेन करने के लिए आपको इंक्रीज़ करने के लिए यही है कि आप पूरे सेमेस्टर में कंसिस्टेंट रहो। क्योंकि फास्ट में आपके मल्टीपल मिड टर्म्स होते हैं, मल्टीपल क्विज़ेज़, असाइनमेंट्स और फिर फाइनल
अगर आप किसी एक में भी आपका स्कोर गिर जाए तो आप ऑब्वियसली आपका उस कोर्स में पूरा ग्रेड नीचे आ जाता है और फिर आपका जीपीए भी नीचे आता है। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द सेमेस्टर जीपीए मेंटेन करने के लिए। बट मेरा बहुत ज़्यादा जीपीए, मैंने एंड एंड तक अपना जीपीए मेंटेन कर लिया था, लेकिन मेरा पहला साल क्योंकि बुरा था तो वो मुझे एंड तक हर्ट करता रहा था। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप फास्ट ज्वाइन करो तो आप तभी से फोकस रखो कि आपने अपना जीपीए मेंटेन करके रखना है, क्योंकि जो शुरू में आपका जीपीए सेट हो जाए उसको एंड तक इंक्रीज करना और ही मुश्किल होता जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जीपीए बिल्ड करता रहता है और एंड पे जाके उसको उठाना मुश्किल होता है। तो सबसे पहले चीज़ कि आप फुल कोशिश रखो कि आपका शुरू से ही जीपीए अच्छा रहे। और दूसरी चीज़ जो मैंने देखी थी फास्ट में थोड़ा-सा ये था कि सीनियर्स भी आपको कहते थे कि जीपीए मैटर नहीं करता। आई डोंट नो अब के सीनियर्स ये कहते हैं या नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ये एडवाइस मिली थी कि इंडस्ट्री में काम करने के लिए जीपीए डज़न्ट मैटर, व्हिच इज़ ट्रू। अगर आपने पाकिस्तान में इंडस्ट्री में काम करना है, लेकिन अगर आपको बाहर पढ़ने जाना है, लेट्स से आपको यूएस पढ़ने आना है या आपको किसी भी और मुल्क में पढ़ने जाना है, तो आपका सबसे पहली चीज़ देखी जाएगी कि आपका जीपीए क्या है। तो मेरे ख्याल में जीपीए अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई नो कि सीनियर्स ज़्यादा इस पे फ़ोकस नहीं करते कि आपने जीपीए लेना है या कुछ, लेकिन मेरे ख्याल में जीपीए होना चाहिए अच्छा, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप थ्रू आउट द टर्म कंसिस्टेंटली परफॉर्म करो। एक आधा टर्म बुरा हो जाए दैट्स ओके, बट मेक श्योर कि आपके मेजॉरिटी सेमेस्टर्स में आपका जीपीए अच्छा हो। तो आपका एग्जैक्ट जीपीए स्टार्ट में क्या था, और फिर जब आप ग्रेजुएट हुए थे तब किस जीपीए से ग्रेजुएट हुए, ताकि हम जरा रिलेट कर पाए। यार जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा इनिशियल टर्म्स में तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरा पहले साल में 3 से नीचे चला गया था, क्योंकि मेरा एक आधा कोर्स बहुत बुरा गया था। और उसके बाद मैंने सेकंड ईयर में काफ़ी उठा लिया था, 3.1 3.2 तक चला गया था, और फिर मेरा तीसरा साल भी थोड़ा बुरा गया था। एक गलती जो मैं करता था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि जीपीए मैटर नहीं करता और तब मेरा आगे पढ़ने जाने का कोई प्लान नहीं था, तो मैं इतने स्कोर कर लेता था कि मैं पास हो जाऊँ कोर्स में, लेकिन मैं फाइनल जाके चिल होके दे देता था, और फाइनल में क्योंकि फाइनल यूजुअली 50% ऑफ द ग्रेड होता है, तो फाइनल से मेरा पूरा ओवरऑल ग्रेड गिर जाता था। तो मेरा तीसरा साल बुरा गया था और एंड तक मैंने मेंटेन कर लिया था 3 अबव, तो मेरा अराउंड 3.06 था जब मैं ग्रेजुएट हुआ था। अच्छा, तो इस पे मैं कुछ पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ। वो ये कि आपने पहले पूछा कि अब सीनियर्स कहते हैं जीपीए मैटर करता है कि नहीं करता। हुँ, अभी भी यही कहते हैं, और बहुत से ऐसे बच्चे हुँ, होते हैं जो कि ना इस चीज़ को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि यार मैटर किस में करता है और हुँ, किस में नहीं करता। ठीक हुँ, है, अब हुँ, हो सकता है कि कोई बच्चा हो कि जिसने आगे रिसर्च करनी हो, जिसने आगे एमएस और हुँ, पीएचडी करनी हो बाहर, और उसने ये सुन लिया कि नहीं मैटर करता, तो भाई ठीक है, अब मैं जीपीए नहीं लूंगा, मैं स्किल सीखूंगा। और जब हुँ, वो ग्रेजुएट होता है वो देखता है यार मुझे तो स्कॉलरशिप मिल नहीं रही, अब मैं क्या करूँ। तो एक तो ये चीज़ बिल्कुल अभी भी ये एग्ज़ैक्टली। चीज़ चलती है यूनिवर्सिटी के अंदर। दूसरी चीज़ ये कि पूरी दुनिया में आजकल हर यूनिवर्सिटी में ग्रेड्स बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं, लोगों के एज बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं, और पहले के निस्बत ना अब जीपीएस लोगों के ज़्यादा आ रहे हैं। तो हुँ। इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या व्यूज़ हैं आपके। ऑफ कोर्स अब एआई के साथ और इन सब चीज़ों के साथ हर चीज़ आसान तो हो गई है, जीपीए लेना भी। और मैं जिस यूनिवर्सिटी में यूएस में भी था, उसमें भी मैंने ये नोटिस किया था कि हर किसी का जीपीए आ जाता था। एक तो यहाँ पे यूएस में जो मैंने नोटिस किया है, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता है कि आपने ग्रेड बुरा देना है या किसी को फेल करना है। एक्चुअल में फोकस ये होता है कि आपने कम से कम स्टूडेंट्स को फेल करना है, उनको बुरा जीपीए देना है, और कोई मेजॉरिटी प्रोफेसर्स या यूनिवर्सिटीज़ की कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स को जितना अच्छे ग्रेड से पास किया जा सके, कर सकें। और ऑफ कोर्स एआई के साथ चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, असाइनमेंट्स करना, चीज़ें समझना एज़ सच भी बहुत ईज़ी हो गया है। तो ऑफ कोर्स ग्रेड्स तो बढ़ेंगे, बट साथ ही साथ एजुकेशन सिस्टम भी मैं नोटिस कर रहा हूँ चेंज हो रहा है। कैसे सीएस की एजुकेशन पढ़ाई जाती है, वो भी अब चेंज हो रही हैं चीज़ें टू अडैप्ट विद एआई। तो अ, अभी फ़िलहाल तो है ये चीज़ कि ग्रेड्स बढ़ रहे हैं, बट आई थिंक वक़्त के साथ-साथ चीज़ें एडजस्ट हो जाएँगी विद एआई एंड एवरीथिंग। तो आपने ग्रेड्स वाली बात की थी कि सीनियर भी अभी भी यही कहते हैं। इसमें मैं बस यही चीज़ ऐड मतलब करना चाहूँगा जो मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस से सीखा, ये कि आपको अनलेस आप यूनिवर्सिटी में बैचलर्स में क्लियर हो कि आपको आगे क्या करना है, तो ठीक है आप बेशक जीपीए ना लो। अगर आपको पता है कि आपने आगे जॉब ही करनी है, आपने पाकिस्तान में जॉब करनी है और फिर उसकी बेसिस पे आपने आगे जो करना है, तो दैट्स ओके अगर आपका तब जीपीए नहीं भी अच्छा या आप जीपीए पे फोकस नहीं भी कर रहे, बिकॉज़ मैं बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो कि
जिनका जीपीए अच्छा नहीं था बट वो बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा कर रहे थे, जैसे फ्रीलांसिंग, और यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने ये प्रोजेक्ट्स लेना स्टार्ट कर दिया था और उनके यूनिवर्सिटी से ही क्लाइंट्स बन गए थे। तो अगर आपका इस चीज़ पे फोकस है तो ठीक है, आपका जीपीए अगर अच्छा नहीं, लेकिन अगर आपका जीपीए भी नहीं अच्छा और आप और भी कुछ नहीं कर रहे तो दैट्स कंसर्न। तो मेरी एडवाइस और मेरा सजेशन जो भी फास्ट में पढ़ रहा है वो ये है कि जितना अच्छा आप जीपीए ले सकते हो आप लो। बुरा जीपीए होने में नुकसान है लेकिन अच्छा जीपीए होने में कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज आपके प्लान्स बदलते रहते हैं लाइफ में, तो आपका जीपीए यूनिवर्सिटी का अच्छा होना चाहिए। Exact. तो फास्ट से ठीक है, आपने अच्छे जीपीए से ग्रेजुएट कर लिया, ठीक है, देन हाउ वाज योर कॉर्पोरेट लाइफ लाइक, फर्स्ट जॉब एंड स्टफ? फास्ट के बाद मैंने ऑलमोस्ट 7 मंथ्स जॉब की थी आई2सी में, जो कि एक फिनटेक कंपनी है पाकिस्तान में। आई2सी का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, बट मुझे हमेशा से बाय द एंड ऑफ माय टाइम एट फास्ट आई वाज क्लियर कि मुझे आगे पढ़ने जाना है। तब तक मैं बस इस चीज़ के बारे में क्लियर नहीं था कि मैं यूरोप पढ़ने जाऊँ या मैं यूएस पढ़ने जाऊँ। मैं प्रेफरेबली यूएस हमेशा से जाना चाहता था, क्योंकि यूएस में ऑब्वियसली दुनिया का टेक हब है यूएस, लाइक सिलिकॉन वैली, यहाँ पे सारी बिग टेक कंपनीज यहाँ पे, इवन दो इन कंपनीज की प्रेजेंस यूरोप में भी है, बट स्टिल जो ग्रोथ और जो अपॉर्चुनिटीज यूएस में है इन सीएस एंड इन साइंसेज इन जनरल, वो बाकी जगह पे उस तरह से नहीं है। तो मैं बस ये डिसाइड कर रहा था कि मैंने पढ़ने किधर जाना है। अ, अब मैंने जॉब तो स्टार्ट कर दी थी आई2सी में, बट मेरा हमेशा से बैकअप प्लान यही था कि मैंने पढ़ने जाना है और मैं साथ-साथ जॉब के ग्रेड स्कूल भी देख रहा था। अ, तो आई2सी के एक्सपीरियंस पे पहले मैं बात कर लेता हूँ। आई2सी का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, मैं वेब टीम में था आई2सी में। अ, मैंने सिर्फ 7 महीने काम किया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि पहले 3 महीने प्रोबेशन होते हैं और बाकी टाइम फिर मैंने जो प्रोजेक्ट्स उस पे काम किया था। आई2सी का एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं था आई2सी के काम पे, क्योंकि मैं साथ-साथ ग्रेड स्कूल भी देख रहा था। बट ओवरऑल इट वाज़ अ नाइस एक्सपीरियंस वर्किंग एट आई2सी। आई स्टिल नो अ कपल ऑफ फ्रेंड्स जो मेरे साथ जिन्होंने जॉइन किया था, वो अभी भी हैं वहाँ पे और वो लोग खुश हैं वहाँ पे, तो आई एम श्योर इट मस्ट बी नाइस। इंटरेस्टिंग। अच्छा, अच्छा, फिर जी, उसके बाद यू जॉइंड लम्स एज अ रिसर्च फेलो, जी। सो व्हाट वाज दैट स्टोरी? या सो जैसे मैं बता रहा था कि मुझे पढ़ने जाना था और उसके लिए मुझे डिसाइड करना था कि मैं यूरोप जाऊँ या यूएस जाऊँ। अब पहले के मैं बताऊँ कि मैं लम्स क्यों गया। यूरोप, शायद आप लोगों को पता ही हो, यूरोप जाने के लिए आपको फीस नहीं इतनी देनी होती। यूरोप की, स्पेशली जर्मनी की मोस्टली टेक यूनिवर्सिटीज़ जिस तरह टीयूएम है और टीयू बर्लिन, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन नहीं होती। तो आपको उस तरह से कोई रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो और आप अपनी बैचलर्स की डिग्री और एक्सपीरियंस की बेस पे जा सकते हो। बट सिंस मेरा हमेशा से यूएस जाने का ज़्यादा मैं इंक्लाइंड था, तो मैंने साथ-साथ ये भी परस्यू किया कि मैं यूएस फुली फंडेड कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि मैं फीस अफोर्ड नहीं कर सकता था कि यहाँ पे मास्टर्स की फीस भी बहुत ज़्यादा होती है। और ऑफ कोर्स अब डॉलर इतना महँगा है पाकिस्तान में कि वो एक आम बंदे के लिए अफोर्ड करना मुश्किल है। तो मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया कि यूएस फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे कैसे जाया जा सकता है। अब यहाँ पे फास्ट के एक प्रोफ़ेसर थे जो कि लम्स में जिनके साथ मैंने रिसर्च की थी, डॉक्टर एहसान अय्यूब काज़ी, वो उनको जानते थे और उनके थ्रू मुझे पता लगा कि डॉक्टर एहसान को किसी प्रोजेक्ट पे कुछ स्टूडेंट्स चाहिए एक्सटर्नली। तो मैंने उनको ईमेल की, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया और फिर मुझे लम्स में रिसर्च असिस्टेंट की पोज़ीशन मिल गई। और फिर मैंने लम्स में एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम किया था, जो कि प्राइवेसी प्रिजर्विंग मशीन लर्निंग पे था। बेसिकली मैं एक टेंसरफ्लो फेडरेटेड एक टेक्नीक है फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मशीन लर्निंग। मैं उस पे स्टडी कर रहा था कि उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है और उसको एक हेटेरोजेनस हार्डवेयर पे कैसे चलाया जा सकता है। तो मैंने उस पे रिसर्च की और साथ ही साथ मैंने डॉक्टर एहसान के साथ काफ़ी काम किया फॉर एप्लीकेशंस ऑन ग्रेड स्कूल। और काफ़ी लोगों को पाकिस्तान में शायद नहीं पता होता, आप बैचलर्स के बाद डायरेक्ट पीएचडी में अप्लाई कर सकते हो यूएस में। और ये एक चीज़ है जो मैंने लम्स जाके नोटिस की। लम्स में उनके हर बैच के आधे लोग सीधा मास्टर्स या पीएचडी करने चले जाते हैं डायरेक्ट फ्रॉम अंडरग्रेड। और वो किस वजह से जाते हैं, क्योंकि वो अपने बैचलर्स में ही वहाँ के प्रोफेसर्स के साथ रिसर्च कर रहे होते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स की बैचलर्स में ही एक आधी पब्लिकेशन होती है। और अगर आपकी बैचलर्स में ही पब्लिकेशन हो तो आपको डायरेक्ट पीएचडी में बहुत आसानी से एडमिशन मिल जाता है, और यूएस में पीएचडी में एडमिशन लेना आसान नहीं है, वो भी फुली फंडेड।
और वहाँ से काफ़ी उनकी एक पाइपलाइन बनी हुई है, हर साल उनके काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे ही पीएचडी करने आ जाते हैं यूएस में और फिर वो यहाँ पे काफ़ी फैंग में और बाकी कंपनीज़ में और इवन एकेडेमिया में भी हैं लम्स के काफ़ी स्टूडेंट्स। तो मैंने भी सेम पाथ परस्यू किया इट वाज़ जस्ट दैट मैं लम्स में स्टूडेंट नहीं था, मैं एक्सटर्नली आरए काम कर रहा था विद डॉक्टर एहसान और मैंने रिसर्च एक्सपीरियंस लिया डॉक्टर एहसान के साथ और मैंने साथ-साथ ग्रेड स्कूल में अप्लाई किया और फिर मेरा 2020 में एडमिशन हुआ था और मैं 2021 के स्टार्ट में यूएस आया था क्योंकि मैंने ओरिजिनली 2020 में आना था बट वो कोविड की वजह से चीज़ें डिले हो गई। बट ये मेरा लम्स का एक्सपीरियंस था। इट वाज़ प्रीटी गुड। I learned how to do research and how to work independently और आपने एक प्रोजेक्ट को इंडिपेंडेंटली कैसे लीड करना है और उसको कंक्लूड कैसे करना है और मोर इम्पोर्टेंटली चीज़ों की डेप्थ में कैसे जाना है मतलब वो चीज़ें मैंने लम्स में काफ़ी सीखी थी विद डॉक्टर एहसान। नाइस। इससे पहले कि हम जाएं कि आपने अपनी बाहर की जो पीएचडी है वो किस तरह से सिक्योर किया एडमिशन, आप अगर एक रोड मैप प्ले कर दें, एक बच्चा है जो बैचलर्स कर रहा है कंप्यूटर साइंस के अंदर, ठीक राइट, है, एंड राइट। उन लोगों के लिए भी बता दें जिनके जीपीए अच्छे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, और जिनके जीपीए नहीं अच्छे, जिनके ग्रेड्स नहीं आते, क्योंकि ग्रेड्स मैटर करते हैं मेरा ख्याल है, बाकी आप बता सकते हैं बेहतर। तो यू कैन जस्ट ले रोड मैप के आप फॉर एग्जांपल अभी फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में तो आप क्या क्या करो, क्या रिसर्च करो, कैसे, जो भी हुँ, आप बताना चाहते हैं, जस्ट ले अ रोड मैप फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन दिस हुँ, स्टफ। हुँ। श्योर सो दो दो मैं पाथवेज़ बता सकता हूँ। एक तो अगर आप क्लियर हो फास्ट के पहले साल में या दूसरे साल में कि आपने आगे पढ़ने जाना है या आपको मास्टर्स या पीएचडी परस्यू करनी है और आपका जीपीए अच्छा है, तो जीपीए नहीं भी अच्छा तो ऑफ कोर्स आपको ट्राई तो पूरी करनी चाहिए। तो स्टार्ट आप इस तरह लो कि आप सबसे पहले तो फ़ास्ट में ही देखो कि कौन से प्रोफ़ेसर्स हैं जो कि रिसर्च कर रहे हैं किसी टॉपिक पे। आप उनको ईमेल करो, आप उनके साथ काम स्टार्ट करो। अगर आपने पढ़ने जाना है और आपकी बैचलर्स के एंड तक आपने किसी एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे भी काम किया हुआ है और आपकी अगर पब्लिकेशन तो बेस्ट केस सिनेरियो अगर आपकी पब्लिकेशन है। बट अगर आपने एक भी अच्छे प्रोजेक्ट पे रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है तो वो अगर आपने मास्टर्स या पीएचडी परस्यू करनी है स्पेशली यूएस में तो वो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकता है प्रोफाइल। और अगर आपका जीपीए नहीं भी अच्छा, लेट्स से अगर आपका जीपीए 3 है जिस तरह मेरा था, लेकिन अगर आपके पास रिसर्च रिसर्च एक्सपीरियंस है, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आपने बैचलर्स में ही रिसर्च की हुई है। अगर आपने बैचलर्स में नहीं भी की तो आप पाकिस्तान से मास्टर्स करके भी ये चीज़ कर सकते हो, बट मेरी सजेशन ये है अगर आपको पढ़ने जाना है। दूसरी चीज़ ये कि अनफॉर्चुनेटली अब आई डोंट नो अब क्या फ़ास्ट में सिचुएशन है, जब मैं था तो बहुत ज़्यादा रिसर्च का ट्रेंड नहीं था। फ़ास्ट बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। वो ज़्यादातर बच्चों को इसलिए ट्रेन करते हैं कि वो इंडस्ट्री में जाके काम कर सकें। रिसर्च का इतना ट्रेंड नहीं है बट इन कंपैरिज़न टू दैट नस्ट और लम्स में बहुत ज़्यादा रिसर्च का ट्रेंड है। और इसी वजह से बहुत ज़्यादा रीसेंट टाइम्स में नस्ट और लम्स के स्पेशली बहुत ज़्यादा यहाँ पे बच्चे हैं जो कि रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी, मास्टर्स ये चीज़ें कर रहे हैं। तो अगर आपको फ़ास्ट में ऐसी अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती तो आप लम्स की जाके फैकल्टी देखो, लम्स के प्रोफ़ेसर्स को रीच आउट करो और अपने पार्ट टाइम में फ़ास्ट में आप पढ़ रहे हो लेकिन आप साथ-साथ लम्स के किसी प्रोफ़ेसर के साथ भी रिसर्च कर सकते हो। तो आप बस देखो कौन से प्रोफ़ेसर्स हैं, आप उनको रीच आउट करो, जस्ट ड्रॉप एन ईमेल एंड मोस्ट लाइकली मोस्ट ऑफ द प्रोफ़ेसर्स विल रिस्पॉन्ड और अक्सर प्रोफ़ेसर्स को स्टूडेंट्स भी चाहिए होते हैं। तो आपका अगर आपको पढ़ने जाना है तो आपका मेजरली गोल ये होना चाहिए कि आप अपने बैचलर्स में ही थोड़ी बहुत रिसर्च करो और आपके पास अच्छे रिकमेंडेशन लेटर्स हों बाय द एंड ऑफ योर बैचलर्स। आपका एम ये होना चाहिए। अगर आपको पढ़ने नहीं जाना और आपको अगर इंडस्ट्री में ही काम करना है तो आप साइड प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो। अब आई डोंट नो हाउ द लैंडस्केप विल चेंज विद एआई बिकॉज़ पाकिस्तान में ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं या ज़्यादातर कंपनीज़ वो सर्विस बेस्ड हैं, तो अब विद एआई थिंग्स विल चेंज अ लॉट। सो आई एम नॉट श्योर हाउ इट इज़ गोइंग टू बी इन पाकिस्तान, बट आप साथ-साथ प्रोजेक्ट्स कर सकते हो और बाय द एंड ऑफ योर बैचलर्स यू शुड हैव अ गुड पोर्टफोलियो ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव डन। बट मैं सिंस मैंने उस साइड पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था, मैंने ज़्यादा ये रिसर्च वाली चीज़ पे किया था, तो मैं उस पे ज़्यादा बेहतर बता सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। ऑल राइट, आपने भी बात की है ना सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की, तो पाकिस्तान में ना
टूल्स यूज़ करने वाले लोग ज़्यादा हैं लेकिन टूल्स बनाने वाले लोग बहुत कम हैं। लाइक एग्जैक्टली, इनोवेटिव हाँ। माइंडसेट फास्ट में जिस तरह से आपने बात की, तो बिल्कुल आज भी ऐसा ही है। इंडस्ट्री ओरिएंटेड ही हैं और रिसर्च का हम्म। कल्चर बहुत 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 ही मिनिमल है। कुछ एक दो प्रोफेसर, चंद एक हम्म। प्रोफेसर होंगे जो काम कर रहे हैं, और मेजोरिटी स्टूडेंट्स को उनका पता भी नहीं होता। जैसे हमारे इस्लामाबाद कैंपस में ना हम्म। एक फ्लोर बना हुआ है रिसर्च लैब्स का, ठीक है। तो हम्म। अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी उस फ्लोर पे गए भी नहीं होते, तो वो तो दूर की बात है कि लैब हम्म। देखें, लैब के अंदर प्रोफेसर से बात करें। तो हम्म। अब हमारे अभी सर अब्दुल अली की दोबारा बात करते हैं, जो हमारे लम्स के प्रोफेसर थे, तो अभी लम्स में होते हैं। तो उन्होंने मैंने एक कोर्स पढ़ाया था, वो कनाडा से आए थे, तो उन्होंने मेरे एक ऊब का कोर्स पढ़ाया था। तो उसके बाद जो माइंडसेट खुला ना रिसर्च का, और सर बताया था कि यार हम्म। तुम लोगों का फास्ट में कोई रिसर्च कल्चर ही नहीं है। मैं चाहता था कि फास्ट में हम्म। कुछ इस तरह से पाइपलाइन बनी हो रिसर्च की, और तुम लोग रिसर्च करते हो, Yeah. लेकिन यहाँ पे नहीं बना हुआ। और फिर सर कह रहे थे कि लम्स को अगर कंपेयर किया जाए ना, तो लम्स में बच्चे, इवन आप जो बात कर रहे हैं कि बैचलर्स के अंदर वो पब्लिकेशन पब्लिक वो पेपर पब्लिश कर रहे हैं, तो तुम लोग क्या कर रहे हो यार? तुम लोग तो अभी, तुम लोगों का कोई पाथवे नहीं बना हुआ इस चीज का। तो मैंने कहा यार हम्म। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आपको क्या लगता है, लाइक पाकिस्तान में चंद एक यूनिवर्सिटी जो कि रिसर्च ओरिएंटेड है, और मेजोरिटी आप देख लें कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, टूल हम्म। एनीटाइम सीख के एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट अर्निंग मनी, एंड बस ये हो गया कंप्यूटर साइंस। तो Yeah. इस पर आप क्या कहते हैं? और ये बिल्कुल सही बात की आपने। फास्ट में ये तो एक बहुत बड़ा फास्ट का प्रॉब्लम है कि रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा ख्याल है बिल्कुल भी नहीं है। और विद एआई एंड एवरीथिंग, सीएस की इंडस्ट्री इवन इन द यूएस इज चेंजिंग रैपिडली, और मुझे लगता है कि उसका पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, बिकॉज एज आई सेड मोस्टली इट्स अ सर्विस बेस्ड कंपनी, तो चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेंगी। और इसीलिए ज़रूरी है कि बच्चे रिसर्च की तरफ आएं और आगे पढ़ने जाएं, बिकॉज इन दिस डे एंड एज जस्ट हैविंग अ बैचलर्स इज नॉट गोइंग टू बी इनफ। आपको किसी भी फील्ड में सीएस का नॉलेज होना इनफ नहीं होगा। आपको किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में आपको आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। जैसे कि मेरा काम ज्यादातर जीपीयूज पे है, डिस्ट्रीब्यूटेड मशीन लर्निंग पे, जो कि एक बहुत नीश फील्ड है। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको फर्दर एजुकेशन चाहिए, और जो कि आपको सिर्फ बैचलर से नहीं मिलेगी, अनलेस आप बहुत एक्सेप्शनल हो कि आपने बैचलर्स में ही ये चीजें कर ली हैं। तो इसीलिए आगे पढ़ना और एक स्पेसिफिक फील्ड में जाना, उसमें एक्सपर्टीज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है विद एआई। और यही मुझे लगता है कि फास्ट में प्रॉब्लम है कि फास्ट में बच्चों को सिर्फ ट्रेन किया जा रहा है कि वो इंडस्ट्री में जाके काम कर सकें, जो कि ठीक है, लेकिन अब इन दिस डे एंड एज इट्स नॉट इनफ। सो फास्ट को ये सोचना पड़ेगा कि वो कैसे रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर ला सकते हैं, कैसे रिसर्च फंडिंग ला सकते हैं। अब दूसरी बात जो आपने की कि ये क्यों नहीं है, एक तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में प्रॉब्लम एक ये भी है कि इतनी रिसोर्सेज नहीं है, रिसर्च उस तरह से रिसर्च लैब्स नहीं है, इतनी फंडिंग या इतने रिसोर्सेज नहीं है कि एक हाईटेक रिसर्च लैब सेटअप की जा सके। अब जिस तरह मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, मैं जिस यूनिवर्सिटी में था यूएस में, यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी बहुत रिसर्च फोकस थी और उनका एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर था। मेरी जो रिसर्च थी वो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में थी, जिसके लिए आपको काफ़ी रिसोर्सेज चाहिए, आपको एक क्लस्टर चाहिए, जीपीयूज चाहिए, जो कि बहुत महंगे होते हैं। बट यहाँ पे इन यूनिवर्सिटीज़ के पास इतनी फंडिंग है, इतने रिसोर्सेज हैं कि वो ये चीज़ें मैनेज कर सकती हैं। तो आप इंटायरली फास्ट को ब्लेम भी नहीं कर सकते कि वो क्यों नहीं है, बिकॉज़ हो सकता है उनके पास इतने रिसोर्सेज ना हो सेटअप करने के लिए। बाकी ये भी डिपेंड करता है कि फैकल्टी कितना रिसर्च कर रही है। अब यूएस में जनरली सब फैकल्टीज पढ़ाने के साथ साथ रिसर्च भी करती है। अब रिसर्च सिर्फ ये नहीं कि आप पेपर पब्लिश कर रहे हो, रिसर्च ये भी है कि आप ग्रांट्स लिख रहे हो, आप फंडिंग लेके आ रहे हो। यहाँ पे प्रोफेसर्स को मिलियंस ऑफ डॉलर्स में फंडिंग मिलती है, जिसकी वजह से फिर वो ये रिसर्च लैब सेटअप कर सकते हैं। और ये लम्स में भी होता है, लम्स में मल्टीपल प्रोफेसर्स हैं जो कि फंडिंग लेके आते हैं। अब जिन प्रोफेसर के साथ मैंने काम किया था, उनके पास गूगल से भी फंडिंग थी, उनके पास यूएस की और भी एनएसएफ वगैरह से भी फंडिंग थी, जो कि फास्ट में किसी प्रोफेसर के पास नहीं है। तो ये भी एक चीज़ है कि फास्ट के प्रोफेसर्स को भी सोचना पड़ेगा कि वो किस तरह रिसर्च कर सकते हैं, किस तरह फंडिंग ला सकते हैं। अभी ज़्यादातर फोकस सिर्फ टीचिंग पे है, और ये कि बच्चों को हम ट्रेन कर दें कि वो जा इंडस्ट्री में काम कर सकें, लेकिन दैट्स नॉट गोइंग टू बी इनफ मूविंग फॉरवर्ड। हमाद भी, लेट मी टेल यू अनदर प्रॉब्लम। जब आप थे उस वक्त पता नहीं टीचर्स का क्या हालात है, लेकिन अभी जितने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं ना, वो छोड़ के फास्ट जा रहे हैं। ना सिर्फ फास्ट बल्कि इवन सीक्स, नस्ट नस्ट को भी छोड़ के जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में अभी लम्स के अंदर, आईबीए के अंदर और जीटी के अंदर
और कुछ कुछ फास्ट के अंदर भी अच्छे टीचर्स बचे हैं, बट जो टीचर्स हम्म, के बाहर जाने का रेट है ना, वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। हम्म, लाइक हमारे इवन अपने कैंपस से कई लोग छोड़ के चले गए हैं, और लाहौर कैंपस से भी कई लोग छोड़ के चले गए हैं। तो हम्म, टीचर्स तो हम आहिस्ता आहिस्ता लूज करते जा रहे हैं, जो कि हमने गेन करने थे हमारे पास जो है, हम तो वो भी हम्म, खोते जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम्म, ये इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स के आप वो जो CMU और स्टैनफोर्ड और हम्म, MIT और इस कुछ कुछ टीचर जो पाकिस्तान में आए हुए थे अच्छी यूनिवर्सिटी से, उनकी हम्म, जगह आप रिप्लेस कर रहे हो जो कि पाकिस्तान की लोकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स निकले हुए हैं, और आप उनको तैनात कर हम्म, रहे हो स्टूडेंट्स के ऊपर। देयर इज अ बिग हम्म। डिफरेंस बिटवीन दोज टू काइंड ऑफ टीचर्स। तो ऐसे ही ये है, अभी प्रॉब्लम चल बिल्कुल। रहा है। हम्म। ये तो बिल्कुल सही आपने बात की है, और अ, मेरा भी यही ख्याल है कि बाहर से जो प्रोफेसर, स्पेशली मैंने देखे जो प्रोफेसर यूएस से पढ़ के आते हैं, उनका उनको काफ़ी चीज़ों का पता होता है कि किस तरह से फंडिंग लेनी है, किस तरह से रिसर्च करनी है। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी मुल्कों से ऐसे नहीं होता, आई एम प्रीटी श्योर वहाँ से भी होता है, लेकिन मैंने सिंस ज़्यादा यहाँ पे देखा है, तो मुझे आइडिया है कि यहाँ से जो प्रोफेसर्स पढ़ के वापस जाते हैं, उन्हें काफ़ी आइडिया होता है कि किस तरह रिसर्च को लेके चलना है आगे। या और डॉक्टर उमर सैफ का आइडिया है आपको, हाँ जिन्होंने जी, ITU हाँ, बनाई हाँ। थी? जी। डॉक्टर उमर साहब बताते हैं कि वो अपने टाइम पे बड़े मतलब ढूंढ ढूंढ के टीचर्स लेकर आए थे अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से हुँ, पाकिस्तान में। तो वो अच्छा। फिर ITU इज़ अ गुड एग्जांपल, वहाँ पे अच्छे अच्छे टीचर्स थे, और रिफाज से भी कई लोग ITU मूव कर गए थे। हुँ। तो अच्छा, आगे मूव करते हैं हम आपकी जर्नी पे, कि जो आपने PhD का स्कॉलरशिप स्कोर की, तो वो किस तरह से स्कोर की, क्या स्टोरी थी, कुछ बताएं उसके बारे में। यार पीएचडी का मैं आपको जिस तरह बताया कि मैं लम्स में रिसर्च कर रहा था, और साथ-साथ मैंने जीआरई दिया था, और अपनी स्टेटमेंट ऑफ एसओपी जो होती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, फिर रिकमेंडेशन लेटर्स। अब रिकमेंडेशन लेटर्स में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। टिपिकली आपके रिकमेंडेशन लेटर्स जो होते हैं, वो आपका प्रोफेसर लिखता है कि इस बंदे ने ये रिसर्च की है, इसने ये काम किया। अ, तो मुझे लम्स में तो मैंने जो डॉक्टर एहसान थे उनसे ले लिया था, बाकी मुझे फ़ास्ट से उन्होंने ही बोला कि आप लिख लो, हम साइन कर देंगे। तो वो एक चीज़ है कि एडमिशन्स में रिकमेंडेशन लेटर से भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपके कितने स्ट्रॉन्ग हैं लेटर्स, और जो लिख रहे हैं वो उनके क्या क्रेडेंशियल्स हैं। ख़ैर मैंने इस तरह अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर की थी, और मैंने ऑलमोस्ट 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था फॉर पीएचडी। मैंने मास्टर्स के लिए नहीं किया था, मैंने डायरेक्ट पीएचडी में अप्लाई किया था। फिर जब मैंने अप्लाई किया, उसमें मेरा मल्टीपल जगह से मुझे इंटरव्यूज़ हुए, 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में मुझे प्रोफ़ेसर्स ने रीच आउट किया, मैंने उनके साथ इंटरव्यू किया। इस यूनिवर्सिटी में जहाँ से मैंने पीएचडी की, वहाँ पे मेरा प्रोफ़ेसर के साथ मैच हो गया और मुझे ऑफ़र आ गई। अब वो भी, यहाँ पे भी मैं एक और पॉइंट बताना चाहूँगा कि मैंने जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, और मैं जहाँ-जहाँ से भी मुझे इंटरव्यू आया था, मुझे हर प्रोफ़ेसर ने यही बोला था कि आपका ओवरऑल प्रोफ़ाइल सारी अच्छी है, आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है, आपका जीआरई अच्छा है, और रिसर्च का मैच भी है, बट आपका जीपीए कम है। अ, आपका जीपीए बिल्कुल बॉर्डर लाइन है। अब मैंने उनको किया कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में था, वहाँ पे जीपीए थोड़ा लेना मुश्किल है, और जीपीए का क्राइटेरिया मुश्किल है। बट वो चीज़ मुझे एंड तक हर्ट करती रही थी जब तक मैं एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर रहा था। इसीलिए मैंने इस चीज़ पे एम्फसाइज़ किया कि जीपीए अच्छा होना ज़रूरी है अगर आपको पढ़ने जाना है। इन एनी केस अच्छा जीपीए लेना इज़ बेनिफिशियल। तो ख़ैर मैंने इन सब यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। मेरा इस यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर के साथ काफ़ी अच्छा मैच था, और मुझे ऑफ़र आ गई। और टिपिकली यूएस में पीएचडी, अगर आप स्टेम फ़ील्ड्स में हो, तो वो फुली फंडेड होती है। तो मेरी फुली फंडेड ऑफ़र थी फॉर 5 इयर्स, और मेरे जिन प्रोफ़ेसर के साथ मैं काम कर रहा था, उनके पास काफ़ी ग्रांट भी थी, तो मुझे फंडिंग का प्रॉब्लम नहीं था। और स्टाइपेंड भी आपको मिलता है। स्टाइपेंड ऑफ कोर्स पीएचडी का स्टाइपेंड बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट इट्स इनफ टू कवर ऑल द बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक रेंट, ग्रोसरीज़ एंड एवरीथिंग। बट ये मैं इस तरह से मैंने अप्लाई किया था, और मेरा एडमिशन हुआ था। राइट। तो MS का पाथवे और PhD का पाथवे, इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या, लाइक पहले MS करना फिर PhD करना, और डायरेक्ट PhD के लिए चले जाना? यार बेसिकली यूएस में और यूरोप में मैं आपको दोनों का फ़र्क बताता हूँ। यूएस में अगर आप डायरेक्ट पीएचडी में आ रहे हो, तो बेसिकली आप पहले 2 साल कोर्स वर्क ही कर रहे हो मेजरली। आप साथ-साथ रिसर्च भी कर रहे होते हो, बट आप 2 साल मेजरली कोर्स वर्क ही करते हो। तो वो 2 साल एक तरह से आपका, आप मास्टर्स की ही डिग्री उसको लेके चल सकते हो। आप 2 साल बाद छोड़ दो, तो आपको मास्टर्स की डिग्री मिल जाएगी। बट वो होते आप पीएचडी प्रोग्राम में हो।
एज़ कम्पेयर टू दैट यूरोप में अगर आपने यूरोप में पीएचडी करने जाना है लेट्स से जर्मनी में, तो आपको मास्टर्स चाहिए। जर्मनी में आप डायरेक्ट फ्रॉम बीएस टू पीएचडी नहीं जा सकते। तो आपको पहले बीएस करना है, फिर आपने एमएस करना है और फिर आप पीएचडी कर सकते हो यूरोप में। लेकिन यूरोप में पीएचडी होती भी छोटी है 3 से 4 साल। यूएस में 5 से 6 साल की पीएचडी होती है। तो अगर आप मास्टर्स लेके जा रहे हो तो उसमें एक सिर्फ़ ये मैंने फ़ायदा देखा है कि अगर आपने बैचलर्स किया है और उसके बाद आपने मास्टर्स किया है तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है कि आपने जो पीएचडी करनी है उसमें जो आपने फ़ील्ड चूज़ करनी है वो कौन-सी फ़ील्ड चूज़ करनी है। बिकॉज़ बैचलर्स में आपके पास बहुत जनरल नॉलेज होता है हर चीज़ का टिपिकली। मास्टर्स में आप थोड़ा ज़्यादा एक स्पेशलाइज़्ड चीज़ पे काम करते हो और फिर पीएचडी में तो आप बिल्कुल ही एक स्मॉल चीज़ पे काम कर रहे होते हो। तो मास्टर्स करने से आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि आपने किस फ़ील्ड में काम करना है आगे। तो ये एक फ़ायदा है मास्टर्स करने का, बट ऑफ़ कोर्स फिर आपकी टाइम भी बढ़ जाता है, जो कि इतना बड़ा मसला नहीं है। आप बैचलर्स करो, फिर आप फ़ौरन मास्टर्स स्टार्ट करो और आप पीएचडी करो, जो कि सेम मेरा मेरा भी मैंने भी 2 साल बीच में लगाए थे बैचलर्स के बाद पीएचडी में जाने में, वो आप मास्टर्स में लगा सकते हो। Right, right. And what were the problems you were solving through research at University of Oregon? क्या कर रहे थे आप? यप सो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑरेगन में मेरा जब मैं इनिशियली पीएचडी में गया था, तो मेरे जो रिसर्च एडवाइज़र थे, वो इसी चीज़ में काम करते थे मशीन लर्निंग में और डिस्ट्रीब्यूटेड मशीन लर्निंग के टॉपिक्स पे, बट उनकी रिसर्च बहुत थ्योरेटिकल थी। तो मैंने कुछ अरसे बाद अपना एडवाइज़र चेंज कर लिया था और फिर मैंने वहाँ से हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और परफॉर्मेंस एनालिसिस पे काम स्टार्ट किया था। मेरी जो यूनिवर्सिटी थी, वो काफ़ी नोन है फॉर एचपीसी, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और इन सब रिसर्च फील्ड्स के लिए, तो वहाँ पे रिसर्च ग्रुप्स काफ़ी बड़े थे और मल्टीपल प्रोफ़ेसर्स थे जो इस फ़ील्ड में काम कर रहे थे। तो मैंने एचपीसी में काम किया था काफ़ी ज़्यादा। मेरा इनिशियल प्रोजेक्ट था ऑन परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ ए फिज़िक्स प्रॉक्सी एप्लीकेशन, बट आई वोंट गो इंटो द डिटेल ऑफ दैट। बट ऑन अ हाई लेवल मैं ज़्यादातर परफॉर्मेंस एनालिसिस और साइंटिफिक वर्कफ़्लोज़ को कैसे एनालाइज़ कर सकते हैं और उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या बॉटलनेक्स हैं, वो कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ज़्यादातर रिसर्च इस फ़ील्ड में थी। Right, right. And I would want to know what a typical day in the life of a researcher who is doing PhD in US looks हुँ, like. Like आप लोग क्या yeah, बस रिसर्च पेपर्स पढ़ते रहते हो? Like मैं जानना चाहता हूँ, लोग भी मेरा ख्याल है okay. जानना चाहते हैं कि रिसर्चर्स करते क्या हैं भाई? ओके। सो टिपिकली होता है ऐसे कि आप रिसर्च आप हो, आपका एडवाइज़र है और आप टिपिकली किसी ग्रुप के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो। यूजुअली अक्सर स्टूडेंट्स अकेले भी काम कर रहे होते हैं। बट आप सबसे पहले तो एक फ़ील्ड चूज़ करते हो, जैसे मेरी हाई लेवल फ़ील्ड थी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। अब उस फ़ील्ड में भी आपको सबसे पहले ये इनिशियली पीएचडी में आप क्या कर रहे थे, उसके बाद आपको चूज़ करनी होती है कि आपकी सब फ़ील्ड क्या होगी। जैसे मेरी हाई लेवल फ़ील्ड थी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, उसके बाद जो मेरी सब फ़ील्ड थी वो थी स्टोरेज सिस्टम्स। अब एचपीसी में काफ़ी बड़ी-बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं, वर्कफ़्लोज़ होते हैं जिसमें आईओ का बहुत ज़्यादा रोल होता है, आईओ एक बॉटलनेक हो सकता है। तो मैं इस प्रॉब्लम को टैकल कर रहा था, ये एक छोटी प्रॉब्लम मैंने बना ली एक बड़ी फ़ील्ड से। अब उस प्रॉब्लम पे सबसे पहले काम करने से पहले स्टेप 1 ये है कि मुझे समझना है कि स्टेट ऑफ द आर्ट क्या है। ऑलरेडी इस प्रॉब्लम पे क्या काम हो चुका है। बिकॉज़ अगर आप एक टॉपिक पकड़ के उस पे काम करने लग जाओ और आपको साल बाद पता लगे कि ये तो ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन किसी ने बता दिया हुआ है, इस पे पेपर भी पब्लिश्ड है, तो वो आपकी एफर्ट ज़ाया होगी। तो आपने सबसे पहले स्टेट ऑफ द आर्ट को स्टडी करना है। उसको स्टडी करने के लिए जैसे आपने बोला कि आप सबसे पहले रिसर्च पेपर्स पढ़ोगे, आप स्टेट ऑफ द आर्ट को समझोगे। तो ये स्टेप 1 है, ये आपने सबसे पहले ये करना है। जब आपने स्टेट ऑफ द आर्ट को समझ लिया, आपको पता लग गया कि एग्ज़िस्टिंग रिसर्च किधर खड़ी है इस फील्ड में, उसके बाद आप देखोगे कि इसमें आप ओपन रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या हैं, एग्ज़िस्टिंग प्रॉब्लम्स क्या हैं इस फील्ड में जो कि ऑलरेडी एड्रेस्ड नहीं है। आप उनको देखना शुरू करोगे और फिर आप उसमें से एक प्रॉब्लम पकड़ोगे। जैसे कि मैंने ये देखा कि जो स्टोरेज सिस्टम है या स्टोरेज स्टैक है, उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कोई अ, ऐसी टेक्नीक्स नहीं है जो कि उसको ऑटोमैटिकली ऑप्टिमाइज़ कर दें और जो यूज़र है या रिसर्चर है उसको बता भी सकें कि अ, और क्या-क्या किया जा सकता है इसको मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। ये मैं हाई लेवल बात बता रहा हूँ, बगैर टेक्निकल डिटेल्स में जाए। तो ये मैंने हाई लेवल प्रॉब्लम देखी और फिर मैंने इस पे रिसर्च करना स्टार्ट की कि क्या-क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या अप्रोचेज़ हो सकती हैं। वो मैंने ट्राई की। अब रिसर्च में सिर्फ ये नहीं कि आपने एक चीज़ ट्राई की और आपने पेपर लिख दिया, आपको उस चीज़ को प्रूव करना है कि ये एक्चुअली वर्क करती है। फिर जब आप एक सॉल्यूशन बना लेते हो, आप फिर उस पे एक्सपेरिमेंट करते हो।
एक्सपेरिमेंट आप करते हो, फिर आप उसको वैलिडेट करते हो बाय गोइंग टू योर एडवाइज़र और द रिसर्च ग्रुप दैट यू आर वर्किंग विद। फिर आपको फीडबैक मिलता है, फिर आप उसपे इम्प्रूव करते हो। तो ये एक बहुत आइटरेटिव प्रोसेस है, जिसमें आपने सॉल्यूशन पहले सोचना है, फिर बनाना है, फिर उसको एक्सपेरिमेंट करना है और फिर इस पूरे लूप पे आइटरेट करना है जब तक आप अपने सॉल्यूशन को एक उसकी आप वो ना दे सको कि ये एक्चुअल में काम करता है और आप उसको प्रूव ना कर सको। फिर आप उसपे पेपर लिखते हो। पेपर लिखने के लिए आपको ऑब्वियसली आपके राइटिंग स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए। आप स्टोरी पूरी बनाते हो कि ये क्या प्रॉब्लम थी, स्टेट ऑफ द आर्ट कहाँ स्टैंड करता है, ये मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए, ये मेरे थ्योरी है और मैं इसको इस तरह प्रूव कर रहा हूँ। सो बेसिकली रिसर्च एक बहुत ओपन एंडेड चीज़ है जिसमें कोई एंड नहीं है। हर चीज़ आपने मतलब एक आइटरेटिव प्रोसेस है जो कि चलता रहता है। फिर आप जब इस पे पेपर पब्लिश करोगे, आप उसको किसी वेन्यू पे, किसी कॉन्फ्रेंस पे सबमिट करोगे। फिर जब सबमिट करोगे तो आपकी फ़ील्ड के रिसर्चर्स उस पेपर को रिव्यू करेंगे, वो अपना फीडबैक बताएँगे। उसकी बेसिस पे वो पेपर या तो अप्रूव होगा फॉर पब्लिकेशन या नहीं होगा। और अगर अप्रूव हो जाएगा तो आप फिर उस कॉन्फ्रेंस पे जाओगे, ट्रैवल करोगे और अपना पेपर पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को प्रेज़ेंट करोगे। तो ये एक पूरा साइकिल होता है। अभी मैंने डे तो नहीं बताया कि हाउ इज़ लाइक अ डे इन इन द लाइफ ऑफ अ पीएचडी रिसर्चर, बट टिपिकली आप एक दिन में यही काम कर रहे होते हो। या तो आप पेपर पढ़ रहे होते हो, या आप अपने सॉल्यूशन बना रहे होते हो, या आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हो, या फिर आप पेपर लिख रहे होते हो। इंटरेस्टिंग। एंड यू मेंशन्ड अबाउट द कॉन्फ्रेंसेस, तो थोड़ा सा आप ये बताएं कि क्या यूएस में अभी भी ऐसी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं कि अगर वो लाइक फुल आपको ग्रांट देती हैं पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आएं हाँ, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करें और सब करें, तो एंड बिल्कुल। हाउ टू हाँ। फाइंड सच कॉन्फ्रेंसेस एज अ स्टूडेंट पाकिस्तान, तो वो थोड़ा कॉन्फ्रेंसेस पे बात करते हैं। हाँ यार, कॉन्फ्रेंसेस पे जाना एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है मेरे ख्याल में। ना सिर्फ आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बट आप नेटवर्क बहुत करते हो। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, बट मैंने यूएस में मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हैं और मेरी फील्ड में एचपीसी में जो सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है उसको सुपर कंप्यूटिंग कहते हैं। वो यूएस में ही होती है लकीली, बिकॉज़ यूएस से बाहर ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल है ऑन वीज़ा एंड ऑल दैट। बट उस कॉन्फ्रेंस पे जाके आपको अंदाज़ा होता है कि लोग क्या-क्या काम कर रहे हैं और वो पूरी दुनिया से लोग आए होते हैं। आप इतना लोगों से इंटरैक्ट कर सकते हो, सीख सकते हो और आपको इतना नॉलेज मिलता है। और मैं कुछ 1-2 पाकिस्तानी के अलावा मैं बांग्लादेशी स्टूडेंट से मिला हूँ, इंडियन स्टूडेंट से मिला हूँ जो कि इंडिया, बांग्लादेश से उस कॉन्फ्रेंस पे यूएस में आए हैं, बिकॉज़ वो अपने अंडरग्रेड में ही इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं और वहाँ से वो फंडिंग लेके सिर्फ़ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए हैं। तो आपके सवाल का जवाब कि आप इन कॉन्फ्रेंस से कैसे आ सकते हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले तो रिसर्च कर रहे हो या आपके प्रोफ़ेसर को इतना नॉलेज हो कि ये कॉन्फ्रेंसेज़ हैं या ये फ़ील्ड है। लेट्स अज़्यूम कि फ़ास्ट में कोई प्रोफ़ेसर है जो कि एचपीसी में रिसर्च करता है। आप उसके साथ काम करो, वो आपको ऑटोमैटिकली आपके रास्ते खुलते जाएँगे। आप थोड़ा बहुत काम करोगे, वो आपको बताएगा कि ये ऐसी ये कॉन्फ्रेंस है यूएस में, आप इस पे जा सकते हो, कैसे फंडिंग लेनी है। इन कॉन्फ्रेंसेज़ पे बहुत ज़्यादा फंडिंग होती है टू गेट स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़, तो आपको आराम से फंडिंग भी मिल सकती है। बट उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको कोई गाइड करने वाला हो और वो आपको वही गाइड कर सकता है जो आपका एडवाइज़र है या जो आपका प्रोफ़ेसर है। अब मुझे ये सब चीज़ें मेरे प्रोफ़ेसर ने बताई थी क्योंकि उनको इन चीज़ों का नॉलेज था। तो इसीलिए फ़ास्ट में, अब मुझे नहीं पता फ़ास्ट में ऐसा प्रोफ़ेसर्स हैं जो कि इन फ़ील्ड में रिसर्च कर रहे हैं या किसी भी फ़ील्ड में। हर फ़ील्ड की अलग कॉन्फ्रेंसेज़ होती हैं, मशीन लर्निंग की अलग कॉन्फ्रेंसेज़ होंगी, एचपीसी की अलग है, नेटवर्क्स की अलग कॉन्फ्रेंसेज़ होती हैं। अब मैं लम्स में था तो मेरे जो प्रोफ़ेसर थे डॉक्टर एहसान, वो नेटवर्क्स में काम करते थे, तो उन्हें नेटवर्क्स की टॉप टियर कॉन्फ्रेंसेज़ का पता था और उनके वहाँ पे पेपर्स भी थे और उनके स्टूडेंट्स लम्स से जा भी रहे होते थे पेपर प्रेज़ेंट करने। तो आप इन कॉन्फ्रेंसेस पे तभी जा सकते हो जब आपके एडवाइज़र या आपके प्रोफ़ेसर्स को पता हो। अ, बट मैं एज़ अ एलुमनाई मैं आपको रेफरेंसेस दे सकता हूँ या लिंक्स दे सकता हूँ कि आप यहाँ से अप्लाई करो, बट सबसे ज़्यादा गाइड आपकी फैकल्टी कर सकती है आपको इन चीज़ों पे। राइट। और आपने पूछा अभी फास्ट में क्या सीन है, तो फास्ट में हमारे कैंपस में ना डॉक्टर इमरान एक प्रोफेसर थे जो हुँ, कि हुँ। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए बहुत मशहूर थे, और वो एक ही प्रोफेसर थे अच्छा, जो बहुत मशहूर थे। तो वो भी अब बाहर चले गए हैं। तो अच्छा। मैंने एचपीसी का कोर्स पढ़ना था, तो मैंने सोचा था डॉक्टर इमरान से पढ़ेंगे यार, बहुत गोट बंदे हैं ये सब। हुँ, तो हुँ। बाद में पता लगा कि वो तो छोड़ के चले गए हैं। तो बहुत कम टीचर्स हैं यहाँ पे फास्ट में, और एक दो हैं, बेशक और वही अगर वो बहुत सॉरी मुश्किल से मिलते हैं। बेशक वो अगर छोड़ के भी चले गए हैं, आप उनको ईमेल कर सकते हो और आप उनके साथ उनसे पूछो कि कोई प्रोजेक्ट है रिसर्च जिसमें मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ।
आप उनके साथ काम कर लो, वैसे भी काम कर सकते हो। मतलब ज़रूरी नहीं कि वो फ़ास्ट में, अनलेस वो फ़ास्ट में थे और आप उनको थोड़ा बहुत जानते हो, दैट शुड बी इनफ। उसके अलावा मैं 1-2 और आपको चीज़ें बता सकता हूँ, एक गूगल समर ऑफ कोड है। आप उसको या देखना, वो क्या चीज़ है। उसके थ्रू वो बहुत से लोग यूएस से ही प्रोजेक्ट्स डालते हैं, जो कि आप पाकिस्तान में बैठ के कर सकते हो। मैं ऐसे एक स्टूडेंट को जानता हूँ जो कि मैंने बर्कली लैब, एक यूएस की लैब है, वहाँ पे मैंने 2 साल इंटर्नशिप की थी और मैं वहाँ पे एक स्टूडेंट को जानता हूँ जो कि इंडिया से मेरे यहाँ के एडवाइज़र्स के साथ बर्कली बर्कली लैब में रिसर्च कर रहा था। और फिर वो उसने प्रोजेक्ट किया और फिर वो इंडिया से यूएस एससी वाली कॉन्फ्रेंस में भी आया उनके साथ। और वो सिर्फ़ ये गूगल समर ऑफ कोड के थ्रू उसने सब किया था। तो अ, मेरा मशवरा यही है कि अगर आपको लगता है कोई प्रोफ़ेसर है, आप सिर्फ़ ईमेल डाल दो उन्हें। पाकिस्तान में अगर हैं, जो जहाँ पे भी हैं, आप उनको ईमेल डाल दो और होपफुली वो आपको रीच आउट करके आप उनके साथ कुछ भी कर सकते हो। मेक्स सेंस। एंड जी। गूगल समर ऑफ कोड का हमें ना वही लम्स वाले प्रोफेसर ने बताया था, बार बार मैं उनको मेंशन हुँ, कर रहा हूँ क्योंकि वो हुँ, सच अ गोटेड गाय। तो सर ने हमें जब ऊपर आ रहे थे, सर ने कहा था कि जी सॉक एग्जिस्ट करता है बच्चों, तो तुम लोग ना, हम हुँ, तब फर्स्ट ईयर में हुँ, थे, तो जी सॉक में अप्लाई हुँ। करो, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करो, तो इससे बहुत फायदा होता है। ये बात जीसॉक के या अलावा ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस यूनिवर्सिटी में भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जितना इन चीज़ों पे काम कर सको अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम पे आप कर लो। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस, इंटर्नशिप्स, जो भी आप एक्सपीरियंस ले सकते हो यूनिवर्सिटी के दौरान, रिसर्च एक्सपीरियंस जो भी। राइट राइट। ओके, तो हमाद भाई, टेल अस अबाउट योर फर्स्ट रोल एट मेटा, हाउ डिड यू एक्चुअली लैंड दैट रोल एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस? यार, मेटा का बताने से पहले मैं एक जो चीज़ अपनी पीएचडी के दौरान, और वो मेटा से कनेक्ट भी करेगी। मैंने अपनी पीएचडी के दौरान ये बहुत कोशिश की कि मैं जितना ज़्यादा इंटर्नशिप्स ले सकता हूँ, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस ले सकता हूँ, वो मैं करूँ। तो मैं जब यूएस आया ही था, तो यहाँ पे हर समर का एक साइकिल होता है। यहाँ पे सारी जो बड़ी कंपनीज़ हैं और छोटी कंपनीज़ भी हर साल समर के लिए इंटर्नशिप्स निकालती हैं। जैसे मैं 2020 के स्टार्ट में आया था, तो मैं पहली इंटर्नशिप 2021 के समर में कर सकता था। तो मैं 2020 के एंड से ही, बल्कि 2020 के मिड से ही मैंने अगले साल की इंटर्नशिप्स पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने मेटा, गूगल, हर जगह मैंने इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई किया था और मैं अपने पहले साल की पीएचडी से लगा रहा था। तो मुझे पहले साल इंटर्नशिप मिली थी लॉरेंस बर्कली नेशनल लैब, जिसका मैंने अभी बताया भी। वो रिसर्च इंटर्नशिप थी। वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 2 साल वहाँ पे काम किया। उस इंटर्नशिप के थ्रू मैंने मल्टीपल पेपर्स पब्लिश किए, मैं मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस पे गया और मेरा फॉर लाइफ बर्कली लैब में लिंक है। मैं कभी भी वहाँ के प्रोफ़ेसर से, उनके मेंटर से कभी भी रिकमेंडेशन लेटर्स ले सकता हूँ, जो कि आपको, अगर आप यूएस आ रहे हो, आपको अंदाज़ा होगा कि रिकमेंडेशन लेटर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको चाहिए होंगी वो। तो मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप की, फिर मैंने अगले साल के लिए दोबारा अप्लाई किया, मेरे फिर इंटरव्यूज़ हुए। मैंने एक आधी दफ़ा बाइट डांस में भी इंटरव्यू दिया। फिर मुझे उससे अगले साल एक और यूएस नेशनल लैब में इंटर्नशिप मिली, जो कि लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लैब है। वहाँ पे मैंने फिर से रिसर्च इंटर्नशिप की और अ, वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कहने का मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा बहुत से लोग हैं जो सिर्फ़ पीएचडी करते हैं और एंड पे ग्रेजुएट होते हैं और जॉब पे चले जाते हैं। वो भी सही पाथ है, लेकिन मेरा फ़ोकस था कि मैं जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस ले सकता हूँ इंटर्नशिप्स का, नेटवर्किंग का, वो मैं करूँ। तो और इसी तरह आप बिल्ड करके आपको इवेंचुअली एक जॉब भी मिल सकती है। तो वही मैं इस पे बिल्ड करूँगा कि फिर, क्योंकि मैं हर साल कोशिश कर रहा था कि मुझे इंटर्नशिप मिल जाए, तो इवेंचुअली मुझे पीएचडी के आखिरी साल में मेटा में इंटर्नशिप मिली और वही मेरी मेटा की इंटर्नशिप फुल टाइम जॉब ऑफर में कन्वर्ट हो गई। उसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेसेस बहुत लंबे हैं, आपका फुल लूप होता है, आपको लीड कोड करना पड़ता है, जो कि कोडिंग प्लेटफ़ॉर्म है। आपको 100 के करीब कोडिंग सवाल करने होते हैं, फिर आपको इंटरव्यू में 4-5 आपके टेक्निकल राउंड्स होते हैं, फिर आपका सिस्टम डिज़ाइन होता है, फिर आपका टीम मैच होता है। तो अगर आप पीएचडी में आपने 5 साल लगाए और आप एंड पे जॉब लेने जाओगे, तो आपको इस तरह से जॉब लेना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, आपको पूरे क्लियर करना। लेकिन अगर इसी के बरक्स आपने इंटर्नशिप की हुई है, इंटर्नशिप भी लेना मुश्किल है ऑफ़ कोर्स, वो उसके लिए भी आपको सारे टेक्निकल राउंड्स करने पड़ते हैं और सब कुछ। अगर आपने इंटर्नशिप की है, तो उसके 2 फ़ायदे हैं, ना सिर्फ़ आपको एक फुल टाइम ऑफ़र मिल सकती है, बट आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ जाता है। अगर मुझे फुल टाइम ऑफ़र ना भी मिलती, तो मेरे पास मेटा के एक्सपीरियंस है, जिसकी बेसिस पे मुझे और इंटरव्यूज़ मुझे लेना आसान थे। तो मैं जिस चीज़ पे एम्फसाइज़ करना चाह रहा हूँ, वो ये कि अगर आप अमेरिका आओ या आप
जर्मनी जाओ, जहाँ पे भी जाओ आप पढ़ने, तो आप ये कोशिश करो कि आप पीएचडी के दौरान जितना इंटर्नशिप्स कर सकते हो, जितना एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस ले सकते हो वो लो। तो मेटा की जहाँ तक बात है, मैंने जैसे बताया कि मैंने पिछले समर में 2025 में इंटर्नशिप की थी मेटा में, और मैं जिस टीम में काम कर रहा था, मैं उसी टीम में वापस अब मुझे फुल टाइम ऑफर आई थी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। मेटा की इंटर्नशिप लेने के लिए मैंने मल्टीपल कोडिंग इंटरव्यूज़ थे मेरे, और उसके लिए मैंने काफ़ी तैयारी की थी, कोई 2 हफ्ता बैठ के कोडिंग राउंड्स की, और उसके बाद मुझे इंटर्नशिप मिली। फिर इंटर्नशिप से रिटर्न ऑफर लेने के लिए भी आपको ऑब्वियसली इंटर्नशिप में अच्छा परफ़ॉर्म करना होता है। तो बस वो एक प्रोसेस था। उसके बाद अभी मैंने पिछले साल दिसंबर में स्टार्ट किया जॉब। इंटर्नशिप भी आपकी रिसर्च में ही थी? इंटर्नशिप मेटा में, स्पेशली बिग टेक कंपनीज़ में रिसर्च उस तरह से अप्लाइड रिसर्च बहुत कम है। बट मेरी पोज़ीशन कह लो R&D टाइप पोज़ीशन है। मेरा कोई फ्रंट एंड या यूज़र फेसिंग काम नहीं है, बट मैं आपको हाई लेवल बता सकता हूँ कि मेरा काम डिस्ट्रीब्यूटेड मशीन लर्निंग और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स पे है। तो वो एक थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, थोड़ा R&D वाला काम है। तो वो एज़ सच रिसर्च भी नहीं है, बट एज़ सच प्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी नहीं है। या मेक सेंस। ओके, तो थोड़ा सा हम कंपैरिजन करते हैं। लाइक यू हैव स्टडीड एट फास्ट, फिर लम्स गए आप पाकिस्तान में, दो तरह की यूनिवर्सिटीज़ में आपने आपने स्टडी किया। उसके बाद फिर आप बाहर गए, पीएचडी की, एंड यू वर्कड एट मेटा। तो डिफरेंस क्या आपने फील किया पाकिस्तान के स्टूडेंट्स और पाकिस्तान के टीचर्स में, और पाकिस्तान की कंपनी में, लाइक यू वर्कड एट आई टू सी एज वेल, एंड हुँ। बाहर के स्टूडेंट्स, बाहर के टीचर्स, बाहर के वर्क एनवायरनमेंट, बाहर के एथिक्स एंड मोस्ट ऑफ लाइक दैट? यार, सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स की बात कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स में बहुत टैलेंट है, जो कि मैंने यहाँ पे आके ऑब्ज़र्व किया था। स्पेशली जिस तरह के एजुकेशन सिस्टम से हम गुज़रते हैं, जिस तरह फ़ास्ट में सर्वाइव करना बहुत स्ट्रेसफुल है। मैंने यहाँ पे आके यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि मैं यहाँ पीएचडी में आप टीए भी कर रहे होते, तो मैंने यहाँ के अंडरग्रेड्स के साथ टीए भी किया था। मैं उनके असाइनमेंट्स ग्रेड कर रहा था, लैब वगैरह। तो मैंने ये देखा कि यहाँ के स्टूडेंट्स पे बहुत कम प्रेशर होता है, जो कि अच्छी चीज़ भी है बट बुरी चीज़ भी है, बिकॉज़ अ, आपने जितना, मतलब आप पे थोड़ा प्रेशर भी होना चाहिए कि आप अच्छा ग्रेड ले सको, और उसके बाद क्योंकि एक कंपनी में काम करना भी एक उसमें भी प्रेशर होता है, और आपको स्ट्रेस हैंडलिंग आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स में स्किल वाइज़ कोई कमी नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है, जो मेजर फ़र्क मैंने देखा था वो ये था कि फैकल्टी में, यहाँ पे फैकल्टी मेजरली पढ़ाना एक उनकी जॉब का बाय प्रोडक्ट है, लेकिन वो मेजरली रिसर्च कर रहे होते हैं, और वो फंडिंग ला रहे होते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, और वो पेपर्स पब्लिश कर रहे होते हैं। ये एक बहुत मेजर फ़र्क है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में, स्पेशली फ़ास्ट का। मुझे बाकी यूनिवर्सिटीज़ का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन फ़ास्ट का और जो यूएस की यूनिवर्सिटीज़ का, वो ये कि रिसर्च पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस है अमेरिका में इन जनरल, और मेरा ख़्याल है यूरोप में भी बहुत ज़्यादा फ़ोकस है। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है ओवरऑल आपके स्टूडेंट बॉडी पे भी, और ओवरऑल अपॉर्च्युनिटीज़ पे भी, जो आप बाद में ले सकते हो अंडरग्रेड के बाद। तो ये एक मेजर फ़र्क है यूनिवर्सिटीज़ का। अ, कंपनी वाइज़, क्योंकि मैंने आई2सी में सिर्फ़ 7 महीने काम किया था, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं इस बारे में कह सकता। लेकिन कंपनी वाइज़ ऑब्वियसली यहाँ पे जो कंपनीज़ हैं, स्पेशली बिग टेक कंपनीज़, वो जिस स्केल पे काम कर रही हैं, ऑब्वियसली वो स्केल पाकिस्तान में नहीं है। अब मेटा हैंडल्स बिलियंस ऑफ यूज़र्स एवरी डे, तो हर काम आप इस स्केल पे कर रहे हो, जो कि एक प्रेसिडेंटेड स्केल है। तो उससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, और ऑब्वियसली अगर आप लेट्स से आई2सी में हो, तो आप चंद यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हो। यहाँ पे हज़ारों यूनिवर्सिटीज़ हैं, और यहाँ पे दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आप कम्पीट भी ऐसे लोगों के साथ कर रहे हो जो कि टॉप की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हुए हैं, और ऑब्वियसली हर हर बंदा स्मार्ट है। तो कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली वो स्ट्रेसफुल भी हो जाता है, बट आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। जैसे मेरी टीम में मेजरली पीएचडीज़ हैं, और वो सारे यूएस से पढ़े हैं, और उनके पास पीएचडीज़ भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा क्रीम ऑफ क्रीम के साथ कम्पीट कर रहे हो, और उनके साथ आप काम कर रहे हो। तो जैसे मैंने बोला, वो स्ट्रेसफुल भी है, बट ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। अ, बाकी जहाँ तक एथिक्स वगैरह का, मुझे उसका बहुत ज़्यादा नहीं मैं कह सकता। मेरा आई2सी का एक्सपीरियंस भी अच्छा था। ऑब्वियसली वर्क लाइफ बैलेंस, मुझे जब मैं पाकिस्तान में काम कर रहा था, मुझे था कि आई2सी का वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बुरा है।
और मुझे था कि मैं यूएस आऊँगा तो यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस तो पता नहीं क्या होगा, बट अमेरिका में भी ऐसे ही है वर्क लाइफ बैलेंस, स्पेशली बिग टेक कंपनीज़ में, और स्पेशली अब जब अमेरिका में बहुत, आपने शायद देखा ही हो, यूएस में अब ले-ऑफ्स बहुत ज़्यादा हैं टेक कंपनीज़ में, और एआई की वजह से कॉम्पिटिशन, ले-ऑफ्स, हर चीज़ बहुत बढ़ चुकी है। तो वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे भी उस तरह से नहीं है। बट मेजर डिफरेंस इज़ इन द लर्निंग, जो आपको यहाँ पे चीज़ें सीखने को मिलती हैं और जिस तरह के टॉपिक्स पे काम करने को मिलता है। अब मुझे नहीं लगता मैं पाकिस्तान में किसी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटेड एमएल, एआई या रिकमेंडेशन सिस्टम्स पे काम कर सकता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में वो इंफ्रास्ट्रक्चर या वो कंपनीज़ इन चीज़ों पे काम नहीं कर रही। तो जिस तरह के टॉपिक्स पे आप काम कर सकते हो, वो आपको यहीं पे शायद मिले, वो आपको पाकिस्तान में ना मिले। मेक सेंस, इंटरेस्टिंग। ओके, तो आपने भी बात की एआई की, और ये सवाल बिल्कुल मेरे जहन से स्किप हो गया था कि एआई के आने के बाद वो जो एब्स्ट्रैक्शन लेयर है वो कितनी ऊपर आ चुकी है, एंड व्हाट्स द मिनिमम, लाइक वो जो आपने काम करना था उसकी इंटेंसिटी कितनी भर चुकी है आफ्टर एआई। आपकी आपके रिसर्च पे क्या फर्क पड़ा, आपके आपके बीइंग एन इंजीनियर उस पे क्या फर्क पड़ा है, एंड बीइंग अ स्टूडेंट व्हाट आर योर टिप्स अबाउट एआई, लाइक सीइंग दिस के यार इतना इतना ले ऑफ्स भी हो रहे हैं यूएस के अंदर, वो ये सब कुछ हो रहा है, तो व्हाट विल बी योर एडवाइस फॉर द स्टूडेंट्स लिसनिंग टू यू फ्रॉम द पाकिस्तान इंडिया? यार, एआई के बारे में मैं अपने एक्सपीरियंस से यही कह सकता हूँ कि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। मैं आपको अभी अपने, क्योंकि मुझे मेटा जॉइन किया अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं। मैं आपको उसी एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि मेटा में किस पेस से चीज़ें चेंज हुई हैं विद एआई। लाइक विद इन द पास्ट 1-2 मंथ्स इतना ज़्यादा फ़ोकस है कि आपने एआई यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। अब मुझे लगता है कि मैं एआई यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ा चुका हूँ। मैं जो प्रोजेक्ट्स पहले 10 हफ्ते में कर रहा था, वो मैं 3 हफ्ते में कर लेता हूँ विद एआई एंड क्लॉड एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो एआई से प्रोडक्टिविटी तो बढ़ रही है बहुत, बट ऑब्वियसली आप ये भी सोचते हो कि अगर ये सारा काम एआई करी जा रही है, तो आपका फिर क्या रोल है? बट मेरा इसमें ये टेक है कि इन दिस डे एंड एज अगर आप एआई यूज़ करोगे तो यू माइट गेट रिप्लेस्ड, लाइक देयर इज़ अ बिग इफ हियर। बट इफ यू डोंट यूज़ एआई देन यू विल डेफिनिटली गेट रिप्लेस्ड, बिकॉज़ अगर आप एआई यूज़ ही नहीं कर रहे, और स्पेशली अगर आप किसी कंपनी में हो और आप बिल्कुल एआई यूज़ नहीं करते, तो आप डेफिनिटली रिप्लेस हो जाओगे, बिकॉज़ अब वो ज़माना चला गया कि आपको, कि मैंने एआई यूज़ नहीं करना, आपको एआई लाज़मी यूज़ करना है। और मेरी एडवाइस सबको ये है कि आप एआई जितना यूज़ कर सकते हो करो, टू एनहांस योर प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली चीज़ें चेंज होंगी और चीज़ें चेंज हो भी रही हैं, बट ना यूज़ करना इज़ मोर ऑफ अ प्रॉब्लम देन एक्चुअली यूजिंग इट। मेरा इस पे एआई के बारे में ये टेक है। बाकी चीज़ें तो चेंज हो रही हैं एआई के साथ, जैसे रिसर्च में पेपर लिखना, बिकॉज़ मैंने जैसे पहले बताया कि राइटिंग भी एक स्किल है रिसर्च में, बट अब मुझे वो लगता है विद एआई राइटिंग भी बहुत आसान हो गई है। आप पेपर की स्टोरी कैसे बना सकते हो, ये सब चीज़ें आप एआई के थ्रू कर सकते हो अब। और ऑफ कोर्स कोडिंग वाली चीज़ें तो हो सकती हैं, और इस पे मैं यही चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि अब आपके पास कोई जनरल स्किल नहीं होना चाहिए। जैसे मैं जब फ़ास्ट में था तो बहुत से लोग वेब डेवलपमेंट कर रहे थे, ऐप डेवलपमेंट कर रहे थे। अब दैट इज़ गोइंग टू चेंज कंप्लीटली। यूएस में भी अब एंट्री लेवल हायरिंग कम हो चुकी है। अब ज़्यादा हायरिंग होती है स्पेशलाइज़्ड रोल्स के लिए, जिन लोगों के पास ज़्यादा स्पेशलाइज़्ड डोमेन नॉलेज है, जैसे मशीन लर्निंग का कोई एक्सपर्ट है, कोई एचपीसी का एक्सपर्ट है, कोई सिस्टम्स का एक्सपर्ट है। तो विद एआई आपको ये फ़ोकस करना है कि आप वो काम कर सको अभी जो एआई नहीं कर सकती। अब एआई वेब डेवलपमेंट अच्छी अच्छी कर सकती है, ऐप डेवलपमेंट भी अच्छे से कर सकती है। बट क्या चीज़ें जो एआई के थ्रू सीएस में अभी नहीं हो सकती, तो आप उन पे फ़ोकस करो। अ, तो मेरा यही मशवरा है एआई के कॉन्टेक्स्ट में, कि आप जितना ज़्यादा डोमेन नॉलेज ले सकते हो, जितना ज़्यादा किसी भी फ़ील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हो, वो आप बनो। अ, मेक सेंस। और मेरा ख्याल है कंप्यूटर साइंस की खूबसूरती ये नहीं है कि यू बिकम अ वेब डेवलपर और यू लर्न जस्ट कोटलिन एंड या स्टार्ट टू या डेवलप एप्स। या ये तो मेरा ख्याल है ये एक टूल्स हैं अपना सोल्यूशन डिलीवर करने के लिए, लाइक आप वेब की फॉर्म में हुँ, आप हुँ, सोल्यूशन डिलीवर कर रहे हो, ऐप की फॉर्म में डिलीवर कर रहे हो, बट द हुँ। एक्चुअल थिंकिंग इज अंडर द हुड, कि जब या आप एग्ज़ैक्टली। भाई अब फंक्शन, अब मॉडल्स बना रहे हो, फंक्शंस बना रहे हो, रिसर्च वर्क कर रहे हो, R&D कर रहे हो। आई थिंक द हुँ, ब्यूटी ऑफ कंप्यूटर साइंस लाइज इन दैट। और पाकिस्तानी या यूनिवर्सिटीज में अक्सर ना आपको मिलेगा कि वो बहुत ऊपर वाली एब्स्ट्रैक्शन लेयर पे काम कर रहे हैं, और अंडर द हुँ, हुड बहुत कम लोग आपको मिलेंगे कि वो इनोवेटिव आइडियाज पे काम करें और सब। और इवन मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर ना एक ये जो आया था ट्रेंड के आप सिर्फ स्किल्स सीख लो, PHP सीख लो, नेक्स्ट ईयर सीख लो, रिएक्ट सीख लो, एग्ज़ैक्टली, और या। आप एक किसी एकेडमी से सीख लो। एकेडमी भी क्यों जाना है, यूट्यूब हुँ, पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है, आप यूनिवर्सिटी क्यों जा रहे हो, हुँ, 4 साल की डिग्री क्यों कर रहे हो? बट फिर लोग सोचते नहीं है कि
जिन लोगों ने गूगल बनाया, जिन लोगों ने एंथ्रोपिक बनाया, जिन लोगों ने ओपन एआई बनाया, वो पीएचडी हैं, वो रिसर्च साइंटिस्ट हैं, और मेजॉरिटी ऑफ देम आर पीएचडीज। एंड विदाउट दीज गाइज, विदाउट दिस, आप शायद एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस खड़ा कर लो, कुछ क्लाइंट से पैसे कमा लो, बट यू कैन नॉट डू द वर्क मेटा इज डूइंग, गूगल इज डूइंग, एंथ्रोपिक इज डूइंग, गूगल एग्जैक्टली। डीप माइंड इज डूइंग। तो ये चीज पाकिस्तान में अभी भी बहुत कम है, और बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से सोचते हैं, और मेजोरिटी अभी आपको मिलेंगे कि वेब डेव में इंटर्नशिप कर रहे हैं, ऐप डेवलपमेंट में इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो यार दैट्स एक्चुअली समटाइम्स आई थिंक वेरी सैड टू सी, बट शायद वक्त ले लोग सीख जाएं, लेट्स सी। इसमें एक ऑब्वियसली ये भी रीजन है कि अमेरिका में या जनरली डेवलप्ड वर्ल्ड में ज्यादा चीजें इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे फंडिंग है, यहाँ पे पैसे हैं, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब मशीन लर्निंग में काम करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको जीपीयू क्लस्टर्स चाहिए बड़े बड़े, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो आप ऑब्वियसली पाकिस्तान में उस तरह रिसोर्सेज नहीं है, बट ये हम इस चीज़ पे सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में कैसे लाए जाएं। बट एक मेजर रीज़न कि पाकिस्तान में ये सब चीज़ें इस वजह से, मैं ऑनेस्टली बहुत थोड़ा कट ऑफ हूँ पाकिस्तान में क्या सीन है अभी, लेकिन जितना आपने मुझे बताया मुझे ये लग रहा है कि अभी भी उसी तरह की चीज़ें। तो उसका एक रीज़न ये भी है कि रिसोर्सेज की भी कमी है। बट अब आजकल के दौर में चीज़ें सीखना भी मुश्किल काम नहीं है, हर चीज़ आप आराम से सीख सकते हो। तो यही है कि आप जितना डोमेन नॉलेज, जितना एक स्पेसिफिक सेट ऑफ फील्ड में जितना डीप जा सकते हो आप उसमें जाओ, और एक जनरल आपके पास स्किल नहीं होना चाहिए कि आप ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो, आपको एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत है किसी नीश फील्ड में। मेरा मेरा ये ख्याल है। अच्छा, सो डोंट यू बिलीव के जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज मास्टर ऑफ नन, बट ही इज बेटर देन मास्टर ऑफ वन? आई मीन जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज फाइन, बट वही डिपेंड करता है कि आपकी स्किल क्या है। अब अगर आप एआई के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर कोई किसी को वेब ऐप डेवलपमेंट आती है तो वो आगे जाके किस तरह उसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज विद एआई ऑल ऑफ दिस इज बिकमिंग वेरी वेरी इजी। जिस तरह मैंने बताया कि यूएस में भी एंट्री लेवल हायरिंग कम हो रही है अब, और एंट्री लेवल रोल्स में ऐसे ही ज्यादातर काम होते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, बैक एंड फ्रंट एंड। तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता ऐसे स्किल्स हैं जो कि मुझे ये लगता है कि विद एआई एंड विद टाइम ये शायद रिडंडेंट हो जाए। लेकिन मशीन लर्निंग, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, ये ऐसे स्किल्स हैं जो कि एआई इतनी जल्दी रिप्लेस या एआई रिडंडेंट नहीं बना सकती। तो ये भी नहीं सही कि आप सिर्फ एक ही स्किल में बिल्कुल डीप चले जाओ, बट आपको थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि विद एआई आप किस चीज़ में ज़्यादा अपनी एफर्ट डाल सकते हो। लेट्स से मैं 10 साल वेब डेवलपमेंट में काम करता रहूँ और उसके बाद मुझे जॉब्स भी उसी फील्ड में मिलेंगी, और विद एआई वो फील्ड्स और कम होती जाएँगी। तो आपको अभी से ये सोचना पड़ेगा कि आप किस ऐसी फील्ड में जा सकते हो जिसका आगे ज़्यादा स्कोप और फ्यूचर है, इवन विद इन सीएस। जैसे मेरा मशवरा तो हर किसी को ये होगा कि वो मशीन लर्निंग में जाए, अब बैचलर से ही मशीन लर्निंग में, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में, और इसके लिए ऑब्वियसली आपको ज़्यादा पढ़ना भी पड़ेगा, ज़्यादा एक्सपीरियंस भी लेना पड़ेगा। बट आपको मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कौन-सी फ़ील्ड को ज़्यादा परस्यू करना चाहिए इन दिस डे एंड एज। Interesting and makes sense. Okay, so before ending this podcast, just one or two questions. अभी चूंकि आप रिसर्च में काम कर रहे हैं, तो what do you think the most interesting problems scientists are solving at you in US, और कौन कौन से problems हैं जो अभी unsolved हैं, और अभी किन चीज़ों पे काम जारी है? तो let us know about them. यार मैं जनरली एआई, क्योंकि मैं एआई में बहुत ज़्यादा काम नहीं करता तो मैं उसके बारे में तो नहीं, मैं एचपीसी में आपको ज़्यादातर बता सकता हूँ कि या बिल्कुल एचपीसी बताएं। में क्या प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली जो जिस फील्ड में मैं था, स्टोरेज सिस्टम्स, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। ऑन अ हाई लेवल तो ऑफ कोर्स एक सबसे मेजर प्रॉब्लम और एक एडेप्टेशन यही है कि आप एचपीसी को कैसे एआई और एलएलएम्स के साथ यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी बहुत ज़्यादा फोकस है एचपीसी में कि आप एलएलएम्स के थ्रू कोड जनरेशन कैसे कर सकते हो फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। अब एचपीसी का कोड इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल कोड, इट इज़ यूजुअली रिटन इन सी, सी प्लस प्लस, और CUDA stuff. उसमें CUDA या सो अब उसमें आप कैसे एलएलएम्स को यूज़ कर सकते हो। तो मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो कि एलएलएम्स यूज़ कर रहे हैं फॉर कोड जनरेशन फॉर एचपीसी। ये ओपन प्रॉब्लम है, और जनरली मैंने ज़्यादातर लोग यही देखा है कि वो अब हर फील्ड को विद एलएलएम्स कंबाइन करके देख रहे हैं कि ये इंटरैक्शन कैसे होगा। अब अब ये भी एक बहुत बड़ा
रिसर्च प्रॉब्लम है कि क्या आप LLMs के थ्रू परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हो फॉर HPC एंड साइंटिफिक वर्कफ्लोज। अब जस्ट टू गिव कॉन्टेक्स्ट, साइंटिफिक वर्कफ्लोज में मल्टीपल एप्लीकेशंस होती हैं एंड दे आर रनिंग ऑन मल्टीपल GPU क्लस्टर्स एंड मल्टी नोड सिस्टम्स। उनकी परफॉर्मेंस एनालाइज करना इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क। उसके लिए आपको मल्टीपल प्रोफाइलिंग टूल्स चाहिए, आपको ट्रेस कलेक्शन चाहिए, जो कि ट्रेसेस बहुत बड़े हो सकते हैं। अब आप क्या LLMs यूज करके उन ट्रेसेस को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इन ट्रेसेस में क्या प्रॉब्लम है और क्या रेमेडी हो सकती है टू फर्दर ऑप्टिमाइज। बिकॉज द थिंग इज कि GPUs पे कुछ भी चलाना इज वेरी कॉस्टली। आपको उस चीज को ऑप्टिमाइज करना है। अगर आप थोड़ा सा भी उस मॉडल को या उस वर्कफ्लो को ऑप्टिमाइज कर लो तो आप बहुत ज्यादा कॉस्ट और बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी सेव कर सकते हो। जैसे मेरा मेटा में बहुत ज्यादा काम इसी चीज पे है कि मैं मशीन लर्निंग मॉडल्स को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ कि वो कम से कम GPU रिसोर्सेज लें, जिसकी वजह से कंपनी के रिसोर्सेज सेव हों। अब मेटा में इनके पास बहुत बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स हैं जिसपे इनके बहुत बड़े मशीन लर्निंग मॉडल्स चल रहे हैं। अगर आप उस मशीन लर्निंग मॉडल्स में से एक ट्रेनर भी कम कर दो या थोड़े से भी GPU रिसोर्सेज कम कर दो, जब वो स्केल करेगा तो आप बहुत ज्यादा रिसोर्सेज सेव कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और HPC में भी ये एक बहुत ओपन क्वेश्चन है, क्या क्या आप LLMs यूज करके ये काम कर सकते हो। अगर आप LLMs के थ्रू कर सकते हो तो वो ना सिर्फ ऑटोमेट हो जाएगा बट इट विल बी मोर इजियर टू एनालाइज दीज ट्रेसेस। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ऑफ कोर्स जनरली स्पीकिंग बहुत ज्यादा पुश है कि AI के थ्रू जितना ईज़ी चीज़ें कर सको। जैसे मेटा में बहुत ज़्यादा फ़ोकस है कि आपने AI के थ्रू ही काम करना है, ज़्यादातर कोड इज़ AI जनरेटेड। तो उसको जितना भी फर्दर एक्सपैंड, वो तो मेरा ख़्याल है आगे चलता ही रहेगा कि AI हर चीज़ में ही होगी अब, स्पेशली टेक में तो। Interesting, interesting. Okay, so before ending this, any final thoughts and anything you would like to say? कुछ चीज़ मैंने मिस की हो and कोई भी बात आपने करनी हो तो you can say. I would just give an advice which I would have given myself if I was still in FAST. वो यही कि एक तो चीज़, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप जितना ज़्यादा रिसर्च पे फ़ोकस कर सकते हो आप करो। सिर्फ अच्छा ग्रेड, अच्छा GPA तो एक चीज़ है, आप अच्छा GPA तो लो, लेकिन आप देखो कि आपको पहले, सबसे पहले तो आप देखो कि आपको किस फ़ील्ड में इंटरेस्ट है। कंप्यूटर साइंस में क्या आपको मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है? आपको HPC, नेटवर्क सिक्योरिटी, जिस चीज़ में भी आपको थोड़ा-सा भी आपको लगता है ना आपको इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले तो आप फास्ट में देखो कि कौन से प्रोफ़ेसर्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। और मेरा ख़्याल है प्रोफ़ेसर्स काम कर रहे होते हैं। मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ कि मैंने जिनके साथ FIP किया था वो AR/VR में काम करते थे थोड़ा बहुत, और मेरा FIP भी VR में था। तो आप उनसे बात करो और देखो कि उनके क्या प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आपको उनसे कोई गाइडेंस नहीं मिलती, आप पाकिस्तान की दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में देखो। मेरे बैच के बहुत से स्टूडेंट्स ने लम्स के थ्रू ही वो सारे बाहर गए थे। उन्होंने लम्स के प्रोफ़ेसर के साथ काम किया और वो सारे PhD करके आज वो यहीं पे हैं। तो एक सिर्फ लोगों से बात करने से ही बहुत से रास्ते खुल सकते हैं। तो आप प्रोफ़ेसर्स को रीच आउट करो। रिसर्च पे अगर आपको शौक है रिसर्च का, अगर शौक नहीं भी है तो मेरा ख़्याल है आपको बैचलर्स में हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए। आपको फ्रीलांसिंग, बाकी चीज़ें भी ट्राई करनी चाहिए और आपको रिसर्च भी ट्राई करनी चाहिए। क्योंकि बैचलर्स इज़ द द प्राइम टाइम टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स। क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता फिर जब आप जॉब करने लग जाते हो तो आप जिस चीज़ में ज़्यादा काम करते रहते हो, आपका एक्सपीरियंस उसमें बढ़ता जाता है। फिर उससे पिवट करना मुश्किल हो जाता है। तो बैचलर्स में आपके पास बहुत रूम होता है टू पिवट। So my suggestion is to try out different things while you're still in undergrad, which I would have done the same thing if I could go back. I would try research, I would try industry, और फिर ताकि जब मैं ग्रेजुएट करने वाला हूँ तो मुझे क्लैरिटी हो कि मैंने आगे क्या करना है। अगर तब तक क्लैरिटी नहीं भी है तो दैट्स कंप्लीटली फाइन। कोई मतलब कोई रेस नहीं है कि बैचलर्स के एंड तक ही करना है, बट इट्स गुड टू डू इट व्हाइल यू आर स्टिल स्टडिंग। सो या आई वुड से कि आप रिसर्च ट्राई करो, बाकी चीज़ें ट्राई करो और जस्ट ट्राई टू गेट क्लैरिटी ऑन व्हाट यू वांट टू डू बाय द एंड ऑफ योर अंडरग्रेड। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ यही कि आप ये भी साथ-साथ देखो कि विद एआई आपको किन चीज़ों में ज़्यादा अपना टाइम लगाना चाहिए और कौन-सी चीज़ें हैं जिस पे अब आपको इतना टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली हैविंग सम सॉर्ट ऑफ फोरसाइट के आगे दुनिया कैसे बदल रही है। क्योंकि अब विद एआई दिस फील्ड इज़ चेंजिंग वेरी, वेरी फास्ट। सो आपको थोड़ा ये सोचना होगा स्टूडेंट्स को भी कि
किस चीज़ को ज़्यादा परस्यू करना चाहिए, किस चीज़ पे ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए, किन स्किल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो ये मेरा मशवरा यही है स्टूडेंट्स को जो अभी पढ़ रहे हैं और जनरली भी कि विद एआई यू शुड स्टार्ट थिंकिंग कि आपको किन चीज़ों पे ज़्यादा अपना एक्सपर्टीज़ रखनी चाहिए।